स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और फाइनली आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर के लिए मिले हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 5 के लिए। अब आपको सबको ये पता है कि लेक्चर पहले के जो 4 थे वो सारे के सारे नॉमेनक्लेचर के ऊपर थे, और वो 4 लेक्चर भले ही हमारे एग्जाम में टोटल 4 नंबर के भी नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है बात शायद कि उनका पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर पढ़ना नहीं, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस है और हमारी 12th क्लास के चारों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर आप नहीं कर पाएंगे अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जैसे कि जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, या हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया हो, तो पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा या पढ़ने के दौरान आपको समझ में आएगा, जब उसकी एनसीईआरटी कर रहे होंगे तो बोला होगा कन्वर्ट लेट्स से 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड इनटू लेट अस सपोज पेंटेनॉन। तो अगर आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाने नहीं आ रहे होंगे तो आप वो कन्वर्जन नहीं कर पाओगे। आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन आएंगे कि दिस कंपाउंड इज दिस कंपाउंड, ए है, बी है, सी है, आइडेंटिफाई करो ये कौन है। तो जब तक आपको नाम से स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर से नाम, आसान भाषा में कहूं तो अगर आपको नॉमेनक्लेचर यानी IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं आता है तो आप ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर कंप्लीटली नहीं पढ़ पाओगे। बात ये है, इसीलिए ये चैप्टर आपके, सिर्फ इस चैप्टर को अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाह रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। वैसे एग्जाम के लिए बहुत कम, ये पहले 4 लेक्चर बहुत कम मार्क्स के हैं, लेकिन आपको पूरे जीवन अगर केमिस्ट्री पकड़ बनानी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पकड़ बनानी, तो ये शुरुआत थी। जैसे आपको अगर याद हो तो हमारे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब सोचो अगर आपने वो चैप्टर नहीं किया हुआ तो आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे। ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर आपने क्वांटम नंबर्स नहीं किया तो पूरा आपका 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार हमारा नॉमेनक्लेचर भी था। बट आज के लेक्चर में बहुत सारी थियरी है, कुछ चीज़ें हैं, एग्जाम्पल हैं। मुझे अभी आइडिया नहीं है लेक्चर कितना लंबा जाएगा, लेकिन जितना भी जाए आज हम चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में NCERT के हिसाब से 2 टॉपिक्स और है बड़े बड़े, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो हमारे सिलेबस से हट गया है, मतलब CBSE के सिलेबस से। तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही आज काम करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात तो अगर हम यहाँ पे बात करें आज, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है सबसे पहले आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म इस चैप्टर का आप कह सकते हैं सेकंड सबसे बड़ा टॉपिक है। इस आज की जो हमारी पूरी क्लास है उसका एक मेजर हिस्सा आइसोमेरिज्म ही रहने वाला है। ऑल दो अगेन आइसोमेरिज्म वैसे भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस चैप्टर में हमें उसका 30% 40% पढ़ना अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू आवर NCERT। लेकिन आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म क्या होता है, आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर, उनकी ज्योमेट्री, उनके नाम ये अलग होते हैं, उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। दोबारा से, ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर और नाम और ज्योमेट्री अलग हो लेकिन उनका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला सेम हो, उन्हें हम लोग आइसोमर्स कह देते हैं। तो 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है वो सेम रहता है, बट डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, उनका नाम डिफरेंट होता है, उनकी ज्योमेट्री डिफरेंट होती है, उन्हें हम लोग आइसोमर्स कह देते हैं ना। और ऐसे भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि आइसोमर्स हैव डिफरेंट नेम, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर। उनका ज्योमेट्री, नाम और स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो सकता है। अब इसी हिसाब से हमारे पास अलग अलग प्रकार के आइसोमर्स आते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आते हैं, जो भी हम पढ़ने वाले हमारे 11th के सिलेबस के हिसाब से वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। हमारे 11th के सिलेबस के हिसाब से हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे ही ध्यान देना है। वैसे और भी होते हैं जैसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। मैं आपको बता दूं, स्ट्रक्चरल आइसोमर के साथ साथ अदर आइसोमर्स जो हमें पढ़ने हैं आगे जाके, इस चैप्टर में नहीं, अदर आइसोमर्स जो हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से, नॉलेज के लिए बताना मेरा फर्ज है। जैसे कि पहला है ज्योमेट्रिकल, ये हमें हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ना है, और दूसरा है ऑप्टिकल, ये हमें 11th में तो पढ़ना ही नहीं है। लेकिन ध्यान रहे 2 प्रकार के आइसोमर्स और होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल।
यहाँ पे ज्योमेट्री और उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज होती है, वो अभी आपको नहीं पता। लेकिन हाँ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमारा स्ट्रक्चर का मेन खेल रहेगा, स्ट्रक्चर का मेन खेल रहेगा, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स बहुत सिंपल हैं, इनको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। बहुत सिंपल है चेन आइसोमर्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH2 CH2 CH2, जैसे कि ये हमारे पास आपको पता है ये एक ब्यूटेन है, लेकिन इसी के साथ अगर मैं बना दूं, देखो CH3 CH3 और CH3। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो फॉर्मूला है वो भी C4H10 है और इसका फॉर्मूला भी C4H10 है, लेकिन दोनों के चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स अलग अलग हैं। इसकी चेन में आप देख सकते हैं 4 कार्बन्स हैं और इसकी चेन में सिर्फ 3 कार्बन हैं। इसका नामकरण करोगे तो 2 मिथाइल प्रोपेन आएगा, इसका नामकरण करोगे तो ब्यूटेन आएगा। तो दोनों अलग अलग हैं, मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनके चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स जो है वो डिफरेंट है, इसलिए इन्हें चेन आइसोमर्स कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, लाइक CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं CH3 CH CH2 CH2 3 सॉरी, और यहाँ पे CH2 CH3। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 कार्बन है और यहाँ पे भी आपको 14 हाइड्रोजन मिलेंगे, आप गिन सकते हैं, वहाँ पे भी आपको 14 हाइड्रोजन मिलेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ये हेक्सेन है और आप ये देख सकते हैं ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 3 मिथाइल पेंटेन है। तो आसान भाषा में कहे तो ये हमारे कौन से आइसोमर्स हुए? चेन आइसोमर्स, जिनका फॉर्मूला सेम होता है, जिनका फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एक चेन में वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स बहुत सिंपल है, अगेन फॉर्मूला सेम, लेकिन जो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप होगा, जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। देखो, कंपाउंड विच हैव द सेम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन बट डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ डबल ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। देखा जाए तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप ही मानते हैं हम, एल्कीन और एल्काइन या कोई भी और फंक्शनल ग्रुप हो, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पहला एग्जांपल अगर दूं तो लाइक CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। अब जैसे कि सॉरी CH2, अब जैसे कि ये हमारे पास आप सबको पता है ब्यूटीन है, लेकिन वहीं पे मैं अगर इसको ऐसे बना दूं लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो आप देख सकते हैं ब्यूट-2-ईन है। तो आसान भाषा में कहें तो ये ब्यूटीन है और ये ब्यूट-2-ईन है, और अगेन यहाँ पे और यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल सेम है C4H8, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है देख सकते हैं आप, और यहाँ पे डबल बॉन्ड छलांग मार के सेकंड पोजीशन पे चला गया, तो पोजीशन में फर्क है। अब जरूरी नहीं है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में ही फर्क हो, लाइक CH3 CH2 के साथ Br है, ये आप देख सकते हैं ये 1 ब्रोमो प्रोपेन है या ब्रोमो प्रोपेन है, और वहीं पे अगर मैं CH3 और यहाँ पे Br लगा दूं तो ये 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। तो ऐसे आइसोमर्स जिनमें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आ जाए, बाकी सब कुछ सेम हो, बस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में थोड़ा सा बदलाव हो, वो हमें पोजिशनल आइसोमर्स कहलाए जाते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन कैसे आते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस में तो इस आइसोमेरिज्म पे जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे कि आपको 2 मॉलिक्यूल दे रखे होंगे और आपसे पूछ लेंगे कि वो कौन से प्रकार का आइसोमर्स है, या फिर थोड़े बहुत कम चांसेस है लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको आइसोमर दे देंगे, एक कंपाउंड दे देंगे और बोलेंगे इसके आइसोमर बनाओ, है ना, ऐसे भी आ सकते हैं, या डिफाइन पोजिशनल आइसोमर विद एग्जांपल, ऐसा भी आ सकता है। वहीं पे आता है फंक्शनल आइसोमर। अच्छा, दुनिया के जितने भी आइसोमर्स हैं सब में एक बात कॉमन होती है, आपको पता है कि उनका फॉर्मूला सेम रहता है। जितने भी आइसोमर्स हैं उनमें एक चीज कॉमन रहती है, आपको पता है कि उनका जो फॉर्मूला रहता है वो सेम रहता है। अब फंक्शनल आइसोमर बड़े इंटरेस्टिंग है, इनमें क्या होता है कि 2 कंपाउंड्स होंगे जिनका फॉर्मूला तो सेम होगा, एग्जैक्टली उनका फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उनका फंक्शनल ग्रुप भी अलग हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है। बिल्कुल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH2 CH2 OH, आप सब जानते हैं अल्कोहल है, प्रोपेनॉल, लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको CH3 CH2 OCH3 दिखाऊं तो आप देखो ये एक ईथर है और ये एक अल्कोहल है।
दोनों में फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया, लेकिन आप चेक कर लो फॉर्मूला दोनों का सेम है। एक ईथर है और एक अल्कोहल है, लेकिन फॉर्मूला दोनों का सेम है। ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हमारे पास, लाइक एल्डिहाइड और कीटोन, CH3 CH, सॉरी इसका तो कीटोन बनेगा ही नहीं, CH2 CH2 CHO। आप सबको पता है CHO ये एल्डिहाइड है, ब्यूटेनल है, लेकिन वहीं पे अगर मैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 बनाता हूं, यानी कि कीटोन बनाता हूं, तो आप देख सकते हैं इन दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है, दोनों ही सेम फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक कीटोन है और एक हमारे पास एल्डिहाइड है। और ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर भी, ऐसे और भी बहुत लोग हैं जिनमें फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, उससे फंक्शनल आइसोमेरिज्म हम लोग कह देते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है जी। उसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग आइसोमर और इसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। पहली बात तो मेटामेरिज्म सिर्फ उन्हीं के लिए पॉसिबल है जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में बीच में कोई ग्रुप आता है और दो या दो से ज्यादा चेन्स बनती हैं। जैसे आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि ईथर, एस्टर्स, सेकेंडरी अमीन्स, ये वो लोग हैं जिनमें एक से ज्यादा चेन्स बन जाते हैं बिकॉज बीच में कुछ आ जाता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, इनमें एक ही मेन चेन रहती है, उसी में फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। लेकिन ईथर में बीच में O आता है, इधर एक चेन इधर एक चेन, सेकेंडरी अमीन में बीच में N आता है, इधर इधर, और ऐसे एस्टर में भी होता है। तो मेटामेरिज्म पहली बात तो इन्हीं के लिए पॉसिबल है। और इनमें होता क्या है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन्स ऑन ईदर चेन डिफरेंट हो जाए तो इसे हम लोग बोल देते हैं मेटामेरिज्म। आपको समझ नहीं आएगा जब तक मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, परिभाषा आप चाहे पढ़ लो। आओ, जैसे कि CH3 CH2 CH2 O CH3, ये एक ईथर है, आप सब जानते हैं। अब वहीं पे अगर मैं इसी ईथर में अगर मैं O को बीच में ले आता हूं, यानी कि CH3 CH2 O CH2 CH3, कई बच्चे कभी कभार ऐसे ही बोलते हैं कि ये तो पोजिशनल आइसोमर जैसा है, थोड़ा बहुत वैसा है, बट ये बहुत अलग है। इसमें दोनों साइड पे जो चेन बनती है उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स डिफरेंट होते हैं। पहली बात तो दोनों ईथर है, लेकिन ईथर में, इस वाले ईथर में एक तरफ एक कार्बन और एक तरफ तीन। नाम की अगर बात करें तो इसका नाम मिथॉक्सी प्रोपेन होगा। वहीं पे इसमें इधर दो तो टोटल 4 कार्बन ही है, टोटल उतना ही हाइड्रोजन है, टोटल उतना ही ऑक्सीजन, टोटल उतना ही कार्बन है, लेकिन O के इधर 2 और 2 हो गए तो इसका नाम इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। तो ऐसे प्रकार के आइसोमर को जिसमें चेन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन्स डिफरेंट हो जाते हैं, इन्हें हम लोग मेटामेरिज्म कह देते हैं। ऐसा ही अगर हम लोग अमीन की बात करें, लाइक CH3 CH2 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 NH CH3, अब ये N है, इसके एक तरफ एक कार्बन और एक तरफ 4 कार्बन है। लेकिन वहीं पे अगर मैं CH3 CH2 NH C3H7, बात एक ही है, बात एक ही है, बात एक है, जगह कम से कम मैंने ऐसे लिख दिया। उधर भी 5 कार्बन टोटल, इधर 5 कार्बन है, लेकिन इधर नाइट्रोजन के इधर 4 और इधर 1, उसमें इधर 2 और इधर 3 है। तो ऐसे प्रकार के आइसोमरिज्म को मेटामेरिज्म कहते हैं। और ये आइसोमर हर कोई शो नहीं कर सकता, ये आइसोमर वही लोग शो कर सकता है जिनके पास एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी चेन होती है, यानी ईथर हो गया, एस्टर हो गया, सेकेंडरी अमीन हो गया, टर्शियरी अमीन हो गया, वो लोग, है ना। प्राइमरी अमीन भी शो नहीं कर सकता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास प्रकार के मेटामेरिज्म हुए जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर है सारे, फंक्शनल हो गया, पोजिशनल हो गया और मेटामेरिज्म हो गया। तो ये हमारे पास चेन हो गया, ये हमारे चारों हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। ऐसे ज्योमेट्रिकल होता है, इसमें सिस और ट्रांस आता है, शायद आपने नाम सुने हो, हाइड्रोकार्बन में हमें पढ़ना है। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, डेक्स्ट्रो और लिवो, इसको तो हमें पढ़ना ही 12th क्लास में। चलिए फिलहाल ये हमारे पास आइसोमर्स की पढ़ाई हुई। इसके ऊपर आपको एक आध नंबर में क्वेश्चन, 2 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है, चांसेस थोड़ा कम है, नॉमेनक्लेचर से आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, बट मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए अब हम लोग एक और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, और वह फ्यूजन ऑफ बॉन्ड्स। अगेन आपको याद करना होगा, इस चैप्टर का नाम है बेसिक ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को बेसिकली पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट, कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, आप सब जानते हैं। लेकिन जब वो अपना बॉन्ड तोड़ता है तो उसको अपने बॉन्ड तोड़ने के उसके पास 2 तरीके होते हैं।
वो अपने बॉन्ड को, कोवलेंट बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ सकता है। एक होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? जिसमें जब बॉन्ड टूटेगा तो दो अलग अलग चीजें जो है वो हमें मिलेंगी, दो अलग अलग चीजें जो है वो हमें मिलेंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर HCl को मैंने तोड़ा और इसने H प्लस बनाया और Cl माइनस बनाया, तो ये दो अलग अलग चीजें बनी, एक बना प्लस और एक माइनस। अगेन यहाँ पे H अलग और Cl अलग की बात नहीं हो रही है, स्पीशीज अलग अलग बने। जैसे ये कैटायन बना है और ये एनायन बना है, तो ऐसे क्लीवेज को हम लोग हेट्रोलिटिक बोलते हैं, बिकॉज दो अलग अलग चीजें बन रही हैं। जैसे अगेन मैं आपको अगर CH3 के साथ मान लो Cl लगा हुआ और मैंने इसे किसी भी तरीके से, तो कैसे तोड़ा छोड़ दो, लेकिन तोड़ के बनाया CH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। अब आप सोच रहे होगे सर समझ में नहीं आया, ज्यादा समझ में आएगा जब हम होमोलिटिक क्लीवेज के बारे में बात करेंगे। ध्यान सुनना, होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? मेरे पास Cl2 गैस थी, Cl2 गैस मतलब कि मैं Cl2 गैस को ऐसे भी लिख सकता हूं, सबको पता है Cl2 गैस मतलब 2Cl। अब Cl ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होता है, मैंने इस पे अल्ट्रावायलेट रेज दी। अगेन अभी आपको ये नहीं पढ़ना है कि हमसे तोड़ कैसे रहे, बस समझो मैंने इसको इस प्रकार से तोड़ा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले गया और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले गया। वहां तो क्या हुआ था, HCl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया टूटने के बाद। टूटने से पहले तो इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा था, यहाँ पे भी कोवलेंट था, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए और एक प्लस बना एक माइनस बना, इसे हम लोग हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। लेकिन होमोलिटिक में क्या है, ये दो Cl है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले गया और अपना अपना इलेक्ट्रॉन लूजली बाहर रख दिया। इन्हें रेडिकल्स कह देते हैं हम लोग, इन्हें रेडिकल्स कह देते हैं। लूजली इलेक्ट्रॉन को बाहर रख दिया ना, रेडिकल्स कह देते हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पे दो सेम चीजें बनी। अगेन आप पता नहीं Cl और Cl को देख रहे हो तो वो गलत देख रहे हो, हमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को देखना है, यानी सेम स्पीशीज बनी है, दोनों ही रेडिकल हैं, इसलिए इसे होमोलिटिक क्लीवेज कह देंगे। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो HCl को मैंने एक स्पेशल तरीके से तोड़ा। अगेन अभी आपको ये नहीं पढ़ना है कि तोड़ा कैसे, क्योंकि ये चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसको ऐसे तोड़ा कि H अपना एक इलेक्ट्रॉन ले गया और Cl अपना, तो H अपना एक इलेक्ट्रॉन ले आया और Cl अपना, और ये रेडिकल बना दिया। अब आप मुझे बताओ ये दोनों सेम चीजें बनी है या अलग अलग? तो आंसर है दोनों सेम है, क्योंकि आपको H और Cl को नहीं देखना है, आपको देखना है कि वो जो प्रजाति बनी है वो कौन सी है। ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, लेकिन यहाँ पे ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है, तो ऐसे क्लीवेज को हम लोग हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोल देते हैं। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस में इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एनसीईआरटी में भी है, आपको रिएक्शन दे रखी होती है, उसमें कुछ बॉन्ड टूट रहा होता है और आपको रिएक्शन को देख के पहचानना होता है कि वहां पे जो क्लीवेज हो रहा है वो होमो है या हेट्रो है। ज्यादातर सवाल ये वाले इसके ऊपर आते हैं। डन है, ठीक है। एक एक टॉपिक है, आप देखो जैसे यहाँ पे पहुंचे, ये अलग टॉपिक है, तो ऐसे ही होगा। अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो चलेंगे, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि एक एक टॉपिक को आप पढ़ें, फिर वीडियो को पॉज करें, फिर उतना लिखें, फिर आप आगे बढ़ें, तो ज्यादा बेहतर फ्लो बनेगा आपका। चलिए, अब दो चीजें हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और आ रही हैं, और वो है इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। यहां पे अगर आप थोड़ा इसको तोड़ेंगे, इस वर्ड को तोड़ेंगे, यानी कि अगर आप इस न्यूक्लियोफाइल्स को तोड़ेंगे तो यहां पे आपको दो शब्द मिलेंगे। एक तो है न्यूक्लियो, न्यूक्लियो का मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज, और फाइल्स का मतलब लविंग है। यहां पे तो ऐसे लोग जिनको पॉजिटिव चार्ज से प्यार है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल्स को हम लोग प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियस लविंग भी बोल देते हैं, क्योंकि इनको पॉजिटिव चार्ज से प्यार होता है। और जनरली पॉजिटिव चार्ज से प्यार उनको होता है जिनके खुद के ऊपर नेगेटिव होता है। तो न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे लोग हैं जिनको पॉजिटिव से अट्रैक्शन है, जो पॉजिटिव की तरफ भागते हैं, जिनको पॉजिटिव से प्यार है। जैसे कि OH माइनस, आपको पता है OH ने बॉन्ड बना रखा, ना बना रखा होता तो उसके ऊपर माइनस होता। Cn ने बॉन्ड बना रखा है, ना बना रखा होता तो उसके ऊपर माइनस होता। तो ऐसे लोग जिनको पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस से प्यार होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं जिससे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज लिविंग, न्यूक्लियस लिविंग, प्रोटॉन लिविंग स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। और अब आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है। अगेन अगर हम इसको तोड़े तो आपको इलेक्ट्रोफाइल्स में दो शब्द मिलेंगे। यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो वर्ड आया इलेक्ट्रॉन से यानी कि नेगेटिव चार्ज से, और फाइल मतलब अगेन लविंग है। तो ये लोग एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन लविंग है,
ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन लविंग है, इनको नेगेटिव चार्ज से प्यार है, और जिनको भी नेगेटिव चार्ज से प्यार होता है इन्हें इलेक्ट्रोफाइल्स कह दिया जाता है, इन्हें इलेक्ट्रोफाइल्स कह दिया जाता है। तो अ रिएजेंट दैट टेक अवे इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा, उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो अलग अलग तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, जो अपने से दूर फेंक दें या अपनी तरफ, या इलेक्ट्रॉन लविंग या पॉजिटिव चार्ज लविंग, ऐसे भी इनको डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O और अगेन CH3 के साथ X, तो ये सब जो है इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं। समझ गए? तो ये एक बेसिक सी चीज़ है जो आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, एक इफेक्ट आ रहा है जिसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, सुनना। जब भी कार्बन के साथ, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग, पढ़ाई होगा ऑब्वियसली सबने, तो उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भले ही कार्बन में या किसी भी और कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स भले ही शेयर होते हैं, लेकिन फिर भी उन पे पार्शियल चार्जेस आते हैं। सबने पढ़ा हुआ है। एक बार ये टाइम स्टैम्प क्या हो रहा है, 20 मिनट 21 मिनट हो रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग प्लीज, लाइव चैट पे नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना कि लाइव चैट मतलब अगर ये वीडियो प्रीमियर होती है तो वहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन आता है, बट ये वीडियो तो ऑब्वियस बात है प्रीमियर है, रिकॉर्डेड है, ये तो आप समझ रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन वहाँ पे अपना आंसर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या ये बात याद है कि नहीं, कि जब दो लोग कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं तो भी उन पे कुछ चार्ज आता है, जिसे पार्शियल चार्ज कहते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन शेयर तो करता है लेकिन अपने से दूर रख के, और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है वो भी इलेक्ट्रॉन शेयर तो करता है लेकिन अपनी तरफ रख के, जिसकी वजह से उनके ऊपर पार्शियल चार्जेस आते हैं। तो बस यही आप समझ लो इंडक्टिव इफेक्ट है, कि जब भी कार्बन के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप बैठता है तो ऐसा भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ फेंके, और ऐसा भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचे। तो ऐसे ही इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग द चेन ऑफ द कार्बन एटम्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम एट द एंड ऑफ द चेन। चेन के एंड में कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम बैठे हो जो इलेक्ट्रॉन को कार्बन से शिफ्ट करवा रहे हो, चाहे टूवर्ड्स चाहे अवे, इसे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, उसी से आप इंडक्टिव इफेक्ट को समझ पाओगे। इंडक्टिव इफेक्ट को शॉर्ट में आई इफेक्ट भी कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट क्या है? प्लस आई इफेक्ट का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन से अवे शिफ्ट करवाए जा रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन से अवे शिफ्ट करवाए जा रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स are displaced away from कार्बन, जब इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर शिफ्ट करवाए जा रहे हों। एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल इसका, जैसे कि CH3 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH2 है और इसके साथ यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ठीक है ना। अब अगर इलेक्ट्रॉन ये Cl अपने से इलेक्ट्रॉन, ये Cl जो है अगर ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर खींच रहा है, ऑब्वियसली बात है खींच रहा है, तो यहाँ पे Cl पे जो चार्ज आ जाएगा आप सबको पता है वो पार्शियल नेगेटिव होगा, और इस वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। और अच्छा, अब अगर इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसको पार्शियल डबल पॉजिटिव कह देते हैं, और इस पे पार्शियल ट्रिपल पॉजिटिव। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरा एक बात बताओ, पहले देखो दो बातें समझनी है, दोनों को मिक्स मत करना। पहले ये समझो कि Cl जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कार्बन से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसे प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, ये पहली बात है। अब दूसरी बात, जब Cl इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सब पे इफेक्ट आएगा, सब पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। मेरा क्वेश्चन ये, जिसका आंसर आप अगेन टाइम स्टैम्प पे दोगे 24 मिनट के आसपास, कि ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पहले वाले कार्बन पे आया, इस पे पार्शियल डबल पॉजिटिव आया, इस पे पार्शियल ट्रिपल पॉजिटिव आया, इनमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन होगा? मतलब अगर यहाँ पार्शियल डबल पॉजिटिव रख रहा हूँ, ट्रिपल रख रहा हूँ सॉरी, यहाँ पार्शियल डबल रख रहा हूँ और यहाँ पार्शियल सिंगल, तो मैं यहाँ पे कौन सा साइन बनाऊं, मतलब कि ये सबसे ज्यादा होगा या फिर ये होगा, कौन ज्यादा होगा? कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर दो जल्दी से, 24 मिनट मैं वेट कर रहा हूं, देख लो आराम से, समझ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है।
तो आई होप आप समझ गए कि भाई ये एक गेम की तरह है, रस्सी वाली गेम, जो टग ऑफ वॉर कह लो, कुछ भी कह लो, कि मैं अगर Cl हूं और मैं इस वाले कार्बन को धक्का मार के खींचता हूं तो इन सब पे भी इफेक्ट जाएगा, बट कम जाएगा, धीरे 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 वो इम्पैक्ट कार्बन दर कार्बन कम होता चला जाएगा। तो एज अ रिजल्ट इस पे सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव होगा और फिर इस पे होगा, कुछ इस प्रकार से ये चलेगा। और ये जो प्लस आई इफेक्ट हुआ, अब आप समझो इसी का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा हमारे पास माइनस आई इफेक्ट, इसी का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा हमारे पास माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट हमारे पास क्या होगा, तो माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा इसका बिल्कुल उल्टा, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स कार्बन, हमारे मेन चेन के कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो, और इसके लिए हमें कोई ऐसा चाहिए होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे कार्बन की तरफ, जैसे कि एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, अब अगर मैं इससे कंसीडर करूंगा इसको, तो ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, आप चाहे कहीं पे लिख लो नोट का पॉइंट कि एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो। तो यहाँ पे ये जो एल्काइल ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट कर देगा, तो इसके रिस्पेक्ट में देखें तो इस वाले कार्बन पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ऑब्वियस बात है, ये भी करेंगे, लेकिन एट अ टाइम तो हम किसी एक को देखेंगे। तो अपने से दूर कर, अगर हम कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन, अब हम इस वाले कार्बन को देखें, इस वाले कार्बन को, तो यहां पे इसके रिस्पेक्ट से माइनस आई इफेक्ट हो रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन अपने से दूर जाए और माइनस मतलब अपने पास। अच्छा, इसी का एक भाई है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे यहां तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा है, ये एक परमानेंट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। परमानेंट का मतलब ये Cl इस कार्बन के साथ परमानेंटली बॉन्ड बना चुका है, तो ये परमानेंट शिफ्टिंग हो रही है, और ऐसे यहां पे भी। लेकिन इसी में एक टेम्परेरी शिफ्टिंग होती है, जब कोई कंपाउंड, जब कोई फंक्शनल ग्रुप हमारे कार्बन के साथ अटैच नहीं होता है, लेकिन बस उसके पास बैठा होता है टेम्परेरी तरीके से, और तब वो अगर इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कराता है तो उसको इंडक्टिव इफेक्ट की बजाय इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कह देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नोट का पॉइंट लिख देता हूं, ये नोट का पॉइंट आपके काम आ सकता है, ध्यान सुनना, कि when this shifting of electrons is temporary, अगर ये shifting of electron temporary है, then this effect is called इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इसी इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। देन दिस इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसको ई इफेक्ट भी कहा जाता है, जिसको ई इफेक्ट भी कह दिया जाता है। तो अगर यही इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है तो इसको ई इफेक्ट कह दिया जाएगा। समझ गए बच्चों? तो दिस इफेक्ट इन टेम्परेरी बेसिस अगर बात करें इज नोन एज ई इफेक्ट, जिसके भी अगेन दो वर्जन होंगे, प्लस ई माइनस ई, वो बिल्कुल सेम सा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जो रेजोनेंस वर्ड है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में अगर हम रेजोनेंस शब्द की बात करें तो और यहां पे रेजोनेंस की बात करें तो बिल्कुल सेम है। बस फर्क ये है कि केमिकल बॉन्डिंग में हम जो रेजोनेंस पढ़ रहे थे वो रेजोनेंस बहुत सिंपल सा था, मतलब कि कार्बोनेट आयन आ गया, सल्फेट आयन आ गया, ओजोन का मॉलिक्यूल आ गया, बहुत सिंपल फॉर्मेट में हम लोगों ने वहां पे रेजोनेंस को पढ़ा था। बट अगर हम इस चैप्टर में बात करें रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस परिभाषा वही है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक मॉलिक्यूल पे अगर चार्ज है तो उस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए, उस चार्ज को स्टेबल करने के लिए पाई बॉन्ड्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब इसी मूवमेंट से एक स्टेबिलिटी आती है। मैंने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ाया था कि आप रेजोनेंस को ऐसे समझो कि आप एक गुरुद्वारे में गए और वहां पे आपने अपने हाथ में गरम गरम हलवा ले लिया। अब गरम हलवा आपके हाथ में जो है वो गरम लग रहा है, आपका हाथ जला सकता है, तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं,
आप उस गर्म हलवे को अपने हाथ में कभी इधर रखते हैं, कभी इधर रखते हैं, कभी इधर रखते हैं, कभी इधर रखते हैं। ऐसा करने से आपका जो हाथ है वो नहीं जलता, क्योंकि जो हीट है वो बहुत कम समय के लिए आपके हाथ पे जो है वो गिरती है। एंड दिस इज बेसिकली नोन एज रेजोनेंस। कोई चार्ज किसी मॉलिक्यूल पे है, अब वो चार्ज एक मॉलिक्यूल के एक ही एटम पे रहेगा तो वो उस एटम को अनस्टेबल, उस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर देगा, उस आयन को अनस्टेबल कर देगा। तो अगर वो चार्ज घूमता रहे, पाई बॉन्ड्स भी घूमते रहे, वो चार्ज भी घूमता रहे, तो उससे एक स्टेबिलिटी आती है जिसे रेजोनेंस कहा जाता है। तो रेजोनेंस आप सब जानते हैं। अच्छा, फिजिक्स का रेजोनेंस थोड़ा अलग होता है, केमिस्ट्री का रेजोनेंस थोड़ा अलग है, बट दोनों में ही हम स्टेबिलिटी की खोज में होते हैं। वो तो दुनिया में हर एक इंसान स्टेबिलिटी की खोज में है बेटा। तो रेजोनेंस क्या है? दी डीलोकलाइजेशन, यानी डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का अपनी जगह से, किसी भी चीज का अपनी जगह से हट के कहीं और जाना। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड और आयन, कंपाउंड और आयन की स्टेबिलिटी के लिए ऐसा करना इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब रेजोनेंस दो प्रकार का होता है और इसी में हमें अब जो देर लगने वाली है वो लगने वाली है, क्योंकि एग्जाम में रेजोनेंस का जो स्ट्रक्चर बनाना है वो आ सकता है। और ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस के ऊपर ही हमारे हाइड्रोकार्बन में 5 से लेके 10 रिएक्शंस हैं। वो 5 से लेके 10 रिएक्शन आप नहीं समझ पाओगे अगर आपने रेजोनेंस नहीं समझा तो रेजोनेंस हमारे पास दो प्रकार का है, एक है पॉजिटिव रेजोनेंस और एक है नेगेटिव रेजोनेंस। इसको हम प्लस आर और माइनस आर, पहली बात तो रेजोनेंस इफेक्ट को हम आर इफेक्ट भी कह देते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है हमारे पास, एक होता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट यानी कि प्लस आर इफेक्ट, इसको प्लस आर इफेक्ट भी बोलते हैं, और एक नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट फिर माइनस आर। और फिर मैं यहाँ पे और यहाँ पे ये दो पेज लाया हूँ मैं, जहाँ पे मैं इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल देके आपको बहुत बढ़िया तरीके, जिसमें 10 से लेकर 15 मिनट लगेंगे हमें, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले हम इनकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, या जहाँ तक मुझे लगता है आप इसकी परिभाषा जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि जब परिभाषा हम पढ़ेंगे तो परिभाषा से आपको कुछ साबित नहीं होगा, कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको पढ़ते हैं, लेकिन जब हम इसका एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे तो जाके आपको इसकी परिभाषा समझ में आएगी। बट स्टिल आओ पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अवे फ्रॉम एन एटम। इस वाले इफेक्ट में जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम से दूर हैं। इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यानी कि बेंजीन के साथ खेलो, जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उससे अगर इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहे हैं तो उसको हम प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं, जो कि बेंजीन के साथ जब OH लगाओ तब हो जाएगा, OR लगाओ या NH2 लगाओ। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। प्लस आर इफेक्ट यहाँ पे बोला भाई। और ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन फंक्शनल ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन फंक्शनल ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स द एटम जा रहे हैं, टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जा रहे हैं, टुवर्ड्स द फंक्शनल ग्रुप जा रहे हैं, तो इसे हम लोग नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट बोल देते हैं, जो कि बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड और CN करते हैं। अब आप मुझे बताओ क्या आपको समझ में आया? नहीं आया। कैसे याद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अब मैं आपको इसका एक एक एग्जांपल दूंगा, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट का, और उसके बाद हम हाइपर कॉन्जुगेशन और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ेंगे, आप समझ जाओगे। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट का जो एग्जाम्पल है वो आप तभी समझ पाओगे जब नहीं समझ तो कैसे भी लोगे, लेकिन इसको समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन चैप्टर में इसके ऊपर 5 से लेकर 10 रिएक्शंस हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप इनकी डेफिनेशन को एक बार और गो थ्रू करो, ताकि जब आप इसका अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आपको समझ में आ जाए कि हम ये डेफिनेशन क्या कह रहे हैं। ऑल्दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम इसकी डेफिनेशन पे दोबारा आएंगे, लेकिन आप फिर भी एक बार पढ़ लो। ये है प्लस आर और ये है माइनस आर। तो चलिए अब हम लोग यार इसके एक एक एग्जाम्पल करते हैं और इसको और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो अगर आप मोटा मोटा हिसाब किताब समझ चुके हो तो प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट को समझने के लिए अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ प्लस आर इफेक्ट, ठीक है जी। और ये जो आपको मैं रेजोनेंस समझाने जा रहा हूँ, ये बात आपको शायद बाद में रियलाइज होगी, कुछ महीनों बाद, कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको अब आपकी लाइफ में जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तब तक ये काम आएगा। अब आप 12th तक पढ़ो, 12th के बाद छोड़ दो, या वो आपकी मतलब वो तो आपकी जर्नी है, लेकिन हाँ जब तक आप केमिस्ट्री को कंटिन्यू करने वाले, दोनों इफेक्ट आपके बहुत काम आने वाले हैं। पहला आ रहा है प्लस आर इफेक्ट। अब प्लस आर इफेक्ट क्या है इसको समझते हैं। और प्लस आर इफेक्ट को हम लोग
क्लोरोबेंजीन या फिनॉल, इन सबसे समझ सकते हैं, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन या फिनॉल से समझ सकते हैं। दोबारा से प्लस आर इफेक्ट, ये OH R, और ध्यान सुनना X भी शो करता है अगर बेंजीन के साथ X लगा हो, कोई भी एक चीज लगी हो। तो हम यहां पे इसको समझ लेते हैं यूजिंग प्लस आर इफेक्ट यूजिंग क्लोरोबेंजीन। किसी से भी समझ सकते हैं, सब में तरीका एक ही है, प्लस आर में। अब क्लोरोबेंजीन में होता क्या है भाई कि पहली बात तो ये हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन में यहां पे ऊपर Cl लगा हुआ। अब Cl के ऊपर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स, लोन इलेक्ट्रॉन्स या 3 लोन पेयर्स होते हैं, हम सब जानते हैं, हेलोजेंस के ऊपर होते हैं। और कार्बन में, बेंजीन में सबके पास पाई बॉन्ड बने हुए हैं, बट इन दोनों के बीच में नहीं है, इन दोनों के बीच में नहीं है, तो ये अनस्टेबिलिटी कुछ हद तक क्रिएट करता है। तो क्या होता है सुनना, ये 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर यहां आते हैं और यहां पे आके वो पाई बॉन्ड बना लेते हैं, बट अगर उन्होंने, ये इलेक्ट्रॉन ने नीचे आके पाई बॉन्ड बनाया तो इस वाले कार्बन के 5 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। कैसे, 1 2 3 4 तो पहले से थे, एक और बन जाएगा 5। अब अगर ऐसा होता है कि इसके 5 बॉन्ड बन जाएंगे तो फिर ये बात तो सही नहीं है, तो फिर एज अ रिजल्ट ये एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई है, इनमें से एक टूट जाएगा। यहां पे आके पहली बात तो पाई बॉन्ड तो बन जाएगा। अब Cl तो एक बॉन्ड बनाता है, तो अगर Cl 2 बॉन्ड बनाएगा तो आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट के हिसाब से कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन कार्बन 5 बॉन्ड बनाई, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम यहाँ पे कार्बन की स्टेबिलिटी के लिए तो ये काम कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा और यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ लोन पेयर आ जाएंगे। दोबारा से, यहां पे ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इसका था, दोनों यहां आ गए, तो ऑब्वियस बात है दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो लोन पेयर के साथ हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी आ गया। लेकिन ये दोनों पाई बॉन्ड यहीं के यहीं हैं। अब क्या होगा, क्योंकि रेजोनेंस में हम इलेक्ट्रॉन्स को घुमाते रहते हैं स्टेबिलिटी के लिए, तो ये लोन पेयर छलांग मार के यहां आ जाएंगे। अगर ये लोन पेयर यहां आ गए और इन्होंने यहां पे आके एक, अच्छा आपको ये स्माइली ना लग रही हो तो मैं इसको ऐसे ना बना के उल्टा बना देता हूं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और इसके साथ लोन पेयर है, ठीक है ना। अब अगर ये यहां पे आ गए तो यहां पाई बॉन्ड बन जाएंगे, लेकिन फिर इस वाले कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन के साथ ही बना हुआ है, तो ये टूट के यहां चला जाएगा। अब अगर ऐसा होता है तो फिर आगे जाके क्या होगा बच्चों, यहाँ पे Cl के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड बन गया। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर के साथ, नेगेटिव के साथ कूद के इधर आ गए। अब आप लोन पेयर बनाओ, नेगेटिव बनाओ, वो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही बना सकते हैं। और यहाँ पे तो पाई बॉन्ड रहेगा, इसके साथ कुछ नहीं हुआ और Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही रहेगा। फिर ये लोन पेयर चले जाएंगे यहाँ, क्योंकि ये घूमते रहेंगे फॉर द स्टेबिलिटी, और इस वाले लोन पेयर को जाना पड़ेगा यहाँ, ताकि इस वाले कार्बन के 5 बॉन्ड ना हो जाए। और एज अ रिजल्ट फाइनली क्या होगा कि यहाँ पे Cl पे आ जाएगा हमारे पास क्या, पॉजिटिव, Cl पे आ जाएगा हमारे पास क्या, पॉजिटिव, और यहाँ पे तो हमारे पास पाई बॉन्ड था, तो ये नेगेटिव वाले भी जाके पाई बॉन्ड इधर बना लेंगे और ये लोन पेयर तो जाके नेगेटिव के साथ लोन पेयर इधर आ गए। अब क्या होगा, अब ये नेगेटिव वाले इधर चले जाएंगे और फाइनली ये जो लोन पेयर शिफ्ट हुए थे वापस चले जाएंगे। अब अगर ऐसा होगा तो ये Cl पे इसके लोन पेयर वापस आ गए, एक ही गया था, एक वापस आ गया, यहां पे पाई बॉन्ड बन गए यहां पे, और ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां जाके पाई बॉन्ड बना रहे तो ऐसा हो गया। अब आप अगर पहले वाले स्ट्रक्चर और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में देखो तो सब कुछ सेम है सिवाय पाई बॉन्ड्स की पोजीशन के। पाई बॉन्ड्स ने अपनी पोजीशन को अल्टरनेटिवली चेंज कर दिया। दिस इज बेसिकली रेजोनेंस। अब इसे प्लस आर इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl से दूर गए हैं। इस पूरे प्रोसेस को प्लस आर इफेक्ट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर भाग रहे हैं फंक्शनल ग्रुप से अवे जा रहे हैं, इसलिए इसे प्लस आर इफेक्ट जो है वो नाम दिया जा रहा है। अब बिल्कुल इसका उल्टा होता है माइनस आर में, लेकिन आप पहले इसको समझ लें कि हो क्या रहा है। लोन पेयर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं, लोन पेयर आ रहे हैं, फिर वहां पे 5 बॉन्ड ना बन जाए तो उसका अगला वाला बॉन्ड टूट रहा है। दिस इज बेसिकली प्लस आर। अब इसी का आप कह सकते हैं उल्टा वर्जन विच इज माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट में उल्टा हो जाएगा। अब माइनस आर इफेक्ट के लिए हम एग्जांपल में जैसे हमने प्लस आर के लिए OH ले सकते थे, NH, ऐसे माइनस आर में हम लोग बेंजोइक एसिड या बेंजेल्डिहाइड ले लेंगे। बेंजेल्डिहाइड ले लेते हैं, चलो आप ये पूरा का पूरा काम बेंजेल्डिहाइड से कराते हैं, लेकिन बस फर्क ये है कि बेंजेल्डिहाइड को हमें थोड़ा सा ओपन करके दिखाना होगा। ये कार्बन है, उसके साथ ही ऑक्सीजन है और इधर हाइड्रोजन है, ये हमारे पास बेंजेल्डिहाइड हो गया। अब बेंजेल्डिहाइड में होता क्या है, उल्टा होता है। ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही इलेक्ट्रो
नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उसकी तरफ। अब अगर ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा तो कार्बन के बॉन्ड कम हो जाएंगे, तो इनमें से सिग्मा बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, पाई बॉन्ड टूट के चला जाएगा यहाँ, तो उल्टा हो गया। पिछले वाले केस में इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ आ रहे थे यानी फंक्शनल ग्रुप से दूर भाग रहे थे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर जाके बन जाएगा। अब होगा क्या, सुनना, ये वाला स्टेप समझ गए आप तो सारा समझ में आ जाएगा। अगर O ने एक बॉन्ड कम कर लिया है तो उस पर चार्ज नेगेटिव आ जाए क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लिए, लेकिन हमने ये वाले बॉन्ड से कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आने दिया क्योंकि भैया उसी को तो स्टेबलाइज करना है। लेकिन पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो इस बार इस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा और बाकी दोनों पाई बॉन्ड्स वहीं के वहीं रहेंगे। अब क्या होगा, पिछले वाले केस में बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज आया था और उसको स्टेबलाइज किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको स्टेबलाइज करेंगे, तो ये वाला पाई बॉन्ड छलांग मार के चला जाएगा यहाँ पे। इससे होगा क्या, इससे ये होगा भाई कि यहाँ पे कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, माइनस है, H है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पाई बॉन्ड चला गया यहाँ तो इसका पॉजिटिव खत्म हो गया, ये पाई बॉन्ड यहीं का यही है, लेकिन इस पे चार्ज हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है। एंड फाइनली ये वाला छलांग मार के अगर इधर आ जाएगा, ये वाला अगर छलांग मार के इधर आ जाएगा, ये वाला अगर छलांग मार के इधर आ गया तो ऊपर वाले पे अभी फिलहाल कोई इफेक्ट नहीं आया है, ऊपर वाले की सिचुएशन अभी सेम है। लेकिन अगर ये पाई बॉन्ड छलांग मार के यहाँ आ गए तो इस पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। एंड फाइनली होगा क्या कि यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड है, और ये नेगेटिव आने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ शिफ्ट कराएगा ताकि इसका पॉजिटिव खत्म हो, और ये नेगेटिव वापस आएगा ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड बरकरार रहे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने की वजह से पाई बॉन्ड बन जाएगा और ऊपर ऑक्सीजन वापस से अपने हालात पे चला गया डबल बॉन्ड के, और आप देख सकते हैं सेम सिचुएशन, सेम बेंजल्डिहाइड वापस आ गया, बस पाई बॉन्ड्स की जो पोजीशन है वो जो है वो चेंज हो गई है। तो इस बार कार्बन यानी बेंजीन के कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आया जिसकी वजह से हमने इसको -R इफेक्ट बोला, और पिछले वाले केस में आप देख सकते हैं बिल्कुल उल्टा हुआ, हमारी बेंजीन पे जो चार्ज आया वो हमारे पास नेगेटिव था तो उसको हमने +R इफेक्ट बोला। तो इस प्रकार से चीजें जो है वो चेंज होती है। समझ गए? ठीक है जी। अब लास्ट 2 चीजें हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाएगा। एक है हाइपर कॉन्जुगेशन, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सुनो। हाइपर कॉन्जुगेशन एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस होता है, स्पेशल टाइप का रेजोनेंस। वैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा और अभी आज भी पढ़ा कि रेजोनेंस के दौरान हमेशा से सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते हैं, पाई बॉन्ड्स टूटते हैं, बट हाइपर कॉन्जुगेशन एक स्पेशल प्रकार का रेजोनेंस है। आपको मैं यहां पे लिख सकता हूं, स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस है ये, स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस है ये। स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस क्यों है? क्योंकि इस स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस के अंदर होता क्या है एक्चुअली में, सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं जो पाई बॉन्ड के साथ लगे होते हैं। एक बार परिभाषा पढ़ो आप, हाइपर कॉन्जुगेशन इज जनरल स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शन, इट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन यानी कि टूटना ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यानी अभी तक पाई बॉन्ड्स टूटते थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स टूटते थे, लेकिन यहाँ पे सिग्मा के बॉन्ड्स टूटेंगे, है ना, यानी कि CH बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एटम ऑफ अनसैचुरेटेड, जो अनसैचुरेटेड एटम के साथ बैठे होंगे। दिस इज बेसिकली नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास कोई पाई सिस्टम बैठा हुआ है और इसके साथ हमारे पास ये CH3 है, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में जाके समझ में आएगा कि वैसे तो आपको शायद पता हो कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, लेकिन इसकी sp3 होगी। सिंगल बॉन्डेड कार्बन की sp3 होती है और डबल बॉन्डेड की sp2 होती है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो इस पाई सिस्टम के साथ लगा हुआ अनस्टेबल हो जाएगा और एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। ये डिटेल में तो हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ने वाले हैं, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस जहां पे सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइजेशन होगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, खासकर ये CH का बॉन्ड। मैं आपको अगर इसको डिटेल में समझाऊं, थोड़ा सा ऐसा करता हूं, मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि बिना एग्जांपल दिए आपको समझ में आएगा नहीं, लेकिन वैसे हमें हाइड्रोकार्बन में पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास CH3 है, मुझे इसके H ऐसे ओपन करके दिखाने पड़ेंगे थोड़ा, और यहाँ पे एक H है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 2 H है। सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ पे सिग्मा है। अब होगा क्या, ये कहेगा कि भैया मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाता हूँ, तो एज अ रिजल्ट ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा।
लेकिन अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा तो इसके तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये H जो है वो छलांग मार के चला जाएगा इसके साथ, और हालात क्या हो जाएंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये 2H के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, बीच वाले में कोई बदलाव आए नहीं एज सच, बीच वाले में एज सच कोई बदलाव नहीं आए, और यहां पर जो सिग्मा जो पाई बॉन्ड बना हुआ था वो सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके पास एक एक्स्ट्रा H आ जाएगा। तो ये एक प्रकार का रेजोनेंस ही है, लेकिन इस रेजोनेंस के अंदर पाई बॉन्ड तो डीलोकलाइज हुए साथ में सिग्मा बॉन्ड भी टूटे, तो स्पेशल टाइप के रेजोनेंस को हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन कह देते हैं। सवाल तो एग्जाम में इसके ऊपर शायद ही आए कोई, ठीक है ना, बाकी डेफिनेशन तो है। एंड फाइनली अब यहाँ पे ऑर्गेनिक की पढ़ाई की एक लिमिटेशन है छोटी सी। अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो वहां पर उन्होंने ये बोला हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, लेकिन फिर उन्होंने आगे बोला हुआ है कि ये चारों प्रकार की रिएक्शन हमें आगे हायर चैप्टर्स में पढ़नी है, जो कि बिल्कुल सही भी कह रहे हैं। लेकिन या तो आप नाम ना डालो, लेकिन अगर हम नाम डालेंगे तो हमें उनको समझना भी बहुत जरूरी है, हमें उनको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 4 प्रकार की रिएक्शंस हैं जो कि नाम से कुछ हद तक समझ में आती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इनके बारे में आओ डिस्कशन करते हैं। आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना कि ये रिएक्शन कौन सी है, बट फिर भी एनसीईआरटी में कुछ सवाल है, वहां पे रिएक्शन दे रखे पूछा ये रिएक्शन कौन से टाइप की है, इसलिए हम आपको एक एक एग्जांपल दोनों का देंगे। जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस रिएक्शन क्या जो मैं यहाँ पे रिएक्शंस लिख रहा हूं क्या आपको ये याद करनी है? नहीं, आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। जैसे एक ध्यान से एक रिएक्शन देखना है, CH3Cl है, इसके अंदर मैंने KOH डाल दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, यहां पे बनता, ये रिएक्शन आपको याद नहीं करनी यार, बस आप समझो कि हो क्या रहा है। एक्चुअली कार्बन के साथ पहले Cl था, Cl हट के OH लग गया, तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन है? आप सोच रहे होगे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑर्गेनिक में वर्ड यूज नहीं करते। क्या ये सब्स्टिट्यूशन है? हाँ, Cl हट गया और OH लग गया। तो ऐसे रिएक्शन को जिसमें कोई एक आता है और उसके जगह पे दूसरा लग जाता है और हट जाता है, वो उसे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहां पे देखो Cl हटा और OH लग गया, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन। फिर आती है एडिशन, बहुत ध्यान सुनिएगा। एडिशन रिएक्शन में क्या है, ये हमारे पास एक एल्कीन है, मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन डाल दिया। अगेन आपको रिएक्शन याद नहीं करनी, निकल कैटलिस्ट वेटलिस्ट है वो सब नहीं करना, अभी हाइड्रोकार्बन में सारी रिएक्शन आपको पढ़नी है। अब यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा और बॉन्ड टूट के एक एक H ऐड हो जाएगा। पहले इसके पास 2-2 H थे, ये बॉन्ड टूट गया, अब एक एक H इसके पास जाके ऐड हो जाएगा, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। यहां पे एक बॉन्ड टूटा और चीजें इधर और इधर जाके ऐड हो गई, तो ऐसे प्रकार के रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। कुछ भी निकला नहीं, वहां पे एक निकला एक आया, सब्स्टिट्यूशन। यहां पे कुछ भी निकला नहीं, सिर्फ आया, चीजें आई, तो इसे एडिशन रिएक्शन बोल देते हैं। फिर आते हैं हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें सिर्फ चीजें निकलती हैं, कुछ भी आता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चीजें निकलती हैं, कुछ आता नहीं है। जैसे CH3 CH2 के साथ Cl है, मैंने इसके अंदर एल्कोहलिक है, प्लीज आप अगेन रिएक्शन पे मत जाओ ये मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं, बट छोड़ दो। बस इस वाले रिएक्शन में यहां से Cl जाता है और इससे एक H चला जाता है, यहां से Cl और एक से H चला जाता है, ठीक है ना। अब अगर किसका लॉस होता है नहीं होता, अगेन आप प्लीज उस पर ध्यान मत दो, आप ध्यान दो रिएक्शन पे, इस पे मतलब इस पे कि यहां से Cl गया यहां से H गया। अब अगर यहां से Cl और यहां से H चला गया तो यहां पे CH2 बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो हुआ क्या, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिर्फ कुछ निकला, कुछ आया नहीं, सिर्फ कुछ निकला। और अगर सिर्फ कुछ निकलेगा उसे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे, सिर्फ कुछ निकलेगा। और फिर आती है हमारे पास रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में ना तो कुछ निकलता है ना तो कुछ आता है, बस होता क्या है, जैसे ये हमारे पास बस होता क्या है कि एलिमेंट्स अपनी अरेंजमेंट को चेंज कर लेते हैं, बस अपनी अरेंजमेंट को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई और मैंने इसको कीटोन में चेंज कर दिया। अब आप समझो, कुछ भी आया नहीं, कुछ भी गया नहीं, कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, कुछ भी ऐड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस रीअरेंजमेंट हो गया। H इधर चले गए, O इधर आ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो इसे रीअरेंजमेंट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, ये हो गया हमारे पास एडिशन, ये हो गया एलिमिनेशन और ये हो गया रीअरेंजमेंट। कुछ आएगा नहीं, कुछ जाएगा नहीं, बस रीअरेंजमेंट होगा। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर जो है वो खत्म होता है फाइनली। 5 लेक्चर और 5 लेक्चर वर्थ हैं। हम जल्द ही इन 5 लेक्चर को कंबाइन करके भी यहाँ पे डाल देंगे ताकि आपको एक ही लेक्चर में सब कुछ मिल जाए। बट फिलहाल ये लेक्चर
बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत छोटा लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर करके पढ़ी। समझ रहे हो बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और जल्द ही इसके ऊपर एक ऐसा लेक्चर ले आएंगे जहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे, लेकिन आप अपने साइड से एनसीईआरटी करना इसकी शुरू कर दो। इसकी पीपीटी वगैरह आपको साइंस एंड फन ऐप पे मिल जाएगी। फाइनली मिलते हैं अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ केमिस्ट्री के। थैंक यू सो मच।